पाकिस्तान में एक मर्तबा फिर ये बहस चल पड़ी है कि सिंधु कहना क्या गद्दारी है या फिर हुब्बुल वतनी है। ये लफ्ज़ जो हज़ारों साल पुरानी तहजीब और सिविलाइजेशन का वारिस है, आज फिर सियासी हंगामे की जद में है। असल कहानी है क्या? आए वक्त के धारे में बहते सिंधु के साथ इस बहस की जड़ तक चलते हैं। हिंदू, सिंधु, इंडिया, सिंध या सिंधु, ये सब एक ही दरिया से जुड़े हुए हैं। वो दरिया जो तब भी बहता था जब तारीख में अभी लिखना सीखा भी ना था। तो चलें आज पर्दा उठाते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में सिंधु के इस राज से जो हमें हमारी असल से जोड़ता है और जिसे सदियों तक छुपाया गया है। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम, खुशामदीद। आप में से ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक ट्वीट किया, एक्स किया, अगर नए अल्फाज में बात करें, नए लफ्ज़ में, टर्म में एक्स किया और कहा कि भारत को कभी सिंधु पर हमले का भारत सोचे भी ना सिंधु पर हमला करने का। उनके ट्वीट का कंटेंट ये था। इस पर जो पीटीआई के एक्स लीडर रहे हैं, वफाकी मिनिस्टर रहे हैं फवाद चौधरी, उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो को सिंधु की नहीं पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। सिंधु की बात करने का मतलब तो ये है कि वो सिंधु देश की तहरीक के साथ जुड़ गए हैं जो जीएम सैयद की तहरीक है। इस पर फिर बिलावल ने ट्वीट किया। अब ट्वीट के मुताबिक उन्होंने कहा कि यू इडियट, यानी तुम्हें नहीं पता कि सिंधु तहजीब इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब पूरा पाकिस्तान ही है। अब यहाँ पर बिलावल दुरुस्त क्यों है और यहाँ पर फवाद चौधरी गलत क्यों है? सिर्फ फवाद चौधरी ही गलत नहीं बल्कि पाकिस्तान की रूलिंग एलीट शुरू से ही, पाकिस्तान की हुक्मरान तबकात, पाकिस्तान के जो सरकारी दानिश्वर हैं, पाकिस्तान के जो सरकारी हिस्टोरियन हैं जिन्होंने हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया, हिस्ट्री को डैमेज किया, वो सब भी सिंधु देश के बारे में, सिंधु के बारे में ख़ास तौर पर कुछ नहीं जानते। यही वजह है कि फवाद चौधरी की ये कम इल्मी बल्कि ला इल्मी है अगर उन्होंने कहा कि सिंधु की नहीं पूरे पाकिस्तान की बात करो। इस हवाले से हकीकत है क्या? इस हवाले से फैक्ट्स है क्या जो सदियों से किताबों में लिखे गए हैं, रेफरेंसेस में आए हैं, जिनसे ना पाकिस्तान के हिस्टोरियंस का कुछ लेना देना है, ना इंडियन हिस्टोरियंस का कुछ लेना देना है। असल फैक्ट्स क्या कहते हैं? फैक्ट तो ये है कि सिंधु सदियों से, जो दरियाए सिंध है वो सदियों से तिब्बत, यानी जो चाइना का इलाका है, तिब्बत यहाँ से बह रहा है। कितने लाखों सालों से यहाँ पर बह रहा है, उसका ओरिजिन है। और फिर तिब्बत से होता हुआ ये कश्मीर, लद्दाख से होता हुआ पाकिस्तान के इलाकों में दाखिल होता है दरियाए सिंध, और फिर पाकिस्तान के अक्सर इलाकों को सैराब करता हुआ समुंदर बहरा अरब की तरफ जाता है। अब ये 5000 साल का रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि जो आज का पाकिस्तान है, आज का नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान है, आज का जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, यानी आज का जो ये इंडियन पंजाब, हरियाणा है, ये सब भी सिंधु तहजीब का, सिंध वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा रहे हैं। अब ये जो नाम है, क्योंकि इस नाम पर बहुत ज़्यादा इशू होता है, सिंध, सिंधु, ये नाम कहाँ से आया? रिकॉर्डेड हिस्ट्री ये बताती है कि ये नाम आया, जो सिंधु था ये सबसे पहले रगावीद में आया। रगावीद जब यहाँ पर आर्यन माइग्रेशन हुआ, आर्यन यानी जो सेंट्रल एशिया से यहाँ पर आए, जो आज का पाकिस्तान है, आज का जो इंडिया है, यहाँ पर आए, इसे आयरन माइग्रेशन भी कहते हैं। और इससे आयरन कई लोग हमला भी कहते हैं कि आर्यों ने बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर अटैक किया, हमला किया, कब्जा किया, कुछ इसे माइग्रेशन भी कहते हैं। बहरहाल जो भी है, ये आयरन जो आर्या यहाँ आए, इन्होंने माइग्रेट किया। और रगेवीद, इनकी पहली किताब रगेवीदा में इस दरिया के लिए सिंधु की टर्म यूज़ की गई। रगेवीदा हम कहें तो ये 2000 साल कबल मसीह के लगभग, BC के लगभग की एक टेक्स्ट है, एक किताब है जो लिखी नहीं गई लेकिन ये ऑरल ट्रेडिशन में है, रगेवीदा। और फिर जब यहाँ पर इस धरती से जो एंशंट पर्शियंस थे, यानी जो ईरानी थे, उनका राब्ता हुआ एंशंट पीरियड में, तो उन्होंने सिंधु का जो लफ्ज़ था वो हिंदू बन गया। यानी सिंधु जो सिंध दरिया सिंधु है, उसके
पास रहने वाला या वो हिंदू बन गया। और फिर जो ग्रीक जब आए, जब यूनानी यहाँ पर आए, तो ये जो हिंदू लफ्ज़ था ये यूनानियों ने इंडोस कर दिया, और ये इंडोस लफ्ज़ ही बाद में इंडस बना, बाद में इंडिया बना। उस वक़्त जब हम ये हिंदू, सिंधु से हिंदू का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस वक्त हिंदुइज़्म के नाम का कोई मज़हब नहीं था। जो हिंदुइज़्म के नाम का मज़हब है ये तो बाकायदा तौर पर 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में आया। खैर ये दूसरी बहस है। यहाँ पर सिर्फ ये वाज़े होना चाहिए कि जब ग्रीक्स या जब पर्शियंस सिंधु के लिए हिंदू का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये मतलब रिलीजियस टर्मिनोलॉजी का नहीं है। तो ये यानी जो आज का पाकिस्तान, आज का सिंध, आज की जो नॉर्थ इंडिया का इलाका है, आज से कुछ अफगानिस्तान का इलाका है, इस सब के लिए ये सिंधु और सिंध की इस्तिलाह टर्म यूज़ होती रही। मुख्तलिफ कौमों ने जो यहाँ आई उन्होंने इसको मुख्तलिफ तरह के नाम भी दिए। जैसे अगर हम देखें तो पर्शियंस इसे अबा सिंध भी कहते रहे, ग्रीक्स इसे इस दरिया को, दरियाए सिंध को, इंडस को सिंटुस भी कहते रहे, रोमन्स इसको सिंधुस कहते रहे, चाइनीज़ जब यहाँ पर एंशंट हिस्टोरियंस आए उन्होंने इसके लिए सिंटो की टर्म यूज़ की, और अरब्स ने फर्स्ट टाइम इसको सिंध कहा, यानी बाकायदा जो आज भी टर्म सिंध है। अब ये फवाद चौधरी जैसे लोग या पाकिस्तान में की जो रूलिंग एलीट के अक्सर सेगमेंट्स है ये बात नहीं जानते होंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और जो आज की इंडियन सिविलाइजेशन है, यानी जिसको हम कह लें गंगनेटिक तहजीब, जो गंगा जमुना के किनारों पर आबाद है, जो आज का मेन लैंड इंडिया है, और जो इंडस है जो दरियाए सिंध के किनारे आबाद है, जो आज का पाकिस्तान का इलाका है, इनमें सदियों से, इन दोनों तहजीबों में सदियों से आपस में डिस्टिंक्शन रही है। यानी कुछ मामलात बड़े दिलचस्प तौर पर अलग अलग रहे हैं। जैसे हम अगर 5-6 मिसालों से देखें तो जो इंडस वैली है, यानी जो आज का पाकिस्तान है, यहाँ पर जो सदियों पुराने मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और ये जो पुरानी बाक़ियात मिली हैं, रेमनेंट्स मिले हैं आर्कोलॉजिस्ट को, यह पता चलता है कि ये सिविलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा अर्बन प्लानिंग से बनी थी। यानी यहाँ पर शहरों को सही तरह बनाया गया था। शहरों के अंदर जो रहायशी का, ताजर करने का, मार्केटिंग करने का, बाकी मामलात का, यानी देहात से ज़्यादा शहरों पर फोकस था। और देहात पर फोकस किसका था? जो गंगना जमनी तहजीब है, जो आज की इंडियन सिविलाइजेशन है। इसी तरह जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यहाँ पर बैक ब्रिक्स का, यानी भनी हुई जो ईंटें थी, इनका इस्तेमाल किया जाता था, सील्स का इस्तेमाल किया जाता था, क्राफ्टमैनशिप थी। जबकि जो गंगेटिक वैली है, यहाँ पर कच्ची ईंटें होती थी या लकड़ी का इस्तेमाल होता था। फिर तीसरा एक बहुत बड़ा फ़र्क ये था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसमें जो कुछ हो रहा था, जो कुछ उस वक़्त कहा जा रहा था, बोला जा रहा था, समझा जा रहा था, इसको स्क्रिप्ट की फॉर्म दी जा रही थी। यानी ये स्क्रिप्ट की सूरत में था, ये स्क्रिप्ट यानी लिखत की सूरत में था। ये स्क्रिप्ट आज भी हिस्टोरियन से, आर्कोलॉजिस्ट से डीकोड नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ये सब कुछ लिखा हुआ है। जबकि जो गंगनेटिक सिविलाइजेशन है, ये जो आज की इंडियन सिविलाइजेशन है, ये सदियों से रिलाय करती थी ऑरल ट्रेडिशन पर, यानी वहाँ लिखने की रवायत इस तरह नहीं थी। उसके बाद अगर हम एक और फ़र्क देखें तो रिलीजन का है। रिलीजन का फ़र्क ये कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो तमाम हमें आर्कोलॉजी बताती है या हिस्ट्री बताती है, यहाँ पर क्लियर तौर पर कोई टेम्पल्स नहीं है, आइडल वर्शिप नहीं है, ऐसे जगह ही नहीं है कि इबादत गाहें थी या बड़े बड़े मंदिर थे। जबकि दूसरी कुछ थे ऐसे, जैसे कुछ दरख्तों की या मदर गॉडेस के या कुछ एनिमल्स के तस्वरात थे, उनको पूजा जाता होएगा, लेकिन वाज़े तौर पर कि अलग से कोई मंदिर बने हुए हैं, उस तरह की निशानियां नहीं है। लेकिन जो गंगनेटिक तहजीब है, जब वहाँ पर वैदिक गॉड्स आए, अग्नि, इंद्रा, सोमा, तो यहाँ पर फिर पूरा एक ब्राह्मणिकल ऑर्डर बना पूरा। यानी जो आज का हिंदुइज्म है, आज का जो हिंदू मत है, वो वहाँ से जनरेट हुआ। जो गंगनेटिक जो आज की इंडियन सिविलाइजेशन है, सोशल स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। सबसे बड़ा इंडस वैली के अंदर कास्ट सिस्टम का, ज़ात पात के निज़ाम का कोई भी किसी तरह के भी शवायद नहीं मिलते। लेकिन जो गंगनेटिक तहजीब थी, जो आज की इंडियन सिविलाइजेशन है, इसके अंदर सदियों से ही ज़ात पात के हवाले से बहुत ज़्यादा, यानी पूरा सोसाइटी स्ट्रक्चर ही ज़ात पात पर खड़ा था। फिर एक और बड़ा अहम फ़र्क एग्रीकल्चर का, जोग्राफिए का। इंडस जो है वो वाज़े तौर पर खड़ा है इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज पर। पंजाब की जो दरिया हैं, सिंधु है, जो इस तरह का, यानी
पूरा माखज ही दूसरा है, दरियाओं का पूरा रुख ही दूसरा है, जो लद्दाख से शुरू होते हैं और पाकिस्तान के इलाकों को सैराब करते हुए फिर आगे सिंधु की तरफ जाते हैं या बहिरा अरब की तरफ जाते हैं। जबकि जो गंगनेटिक तहजीब है ये गंगना और यमुना रिवर्स के गिर्द रही है। मूनसून फेड एग्रीकल्चर यहाँ पर रहा है, यानी जितना ज़्यादा मूनसून होगा उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर बेहतर होगा। तो ये भी एक फ़र्क है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दरियाओं का रुख भी दूसरा है और जो गंगनेटिक जमनेटिक गंगा जमुना जो है यमुना इनके दरियाओं का रुख भी दूसरा है। अब एक और बड़ा फ़र्क जो कहा जाता है वो कॉन्टीन्यूटी का है। और अब कॉन्टीन्यूटी कैसे, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन ये 1900 BC कबल मसीह तक मिलती है और फिर इसका वक्ती तौर पर एक तरह का मिस्टीरियस डिक्लाइन हो जाता है, यानी कुछ समझ नहीं आती कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में हुआ क्या था, क्या हुआ था। वहाँ पर कहत आए थे, ज़लज़ला आए थे, वो पूरी जगह ज़मीन बोस हो गई थी, ये चीज़ समझ नहीं आती। लेकिन गंगनेटिक जो तहजीब है, जो इंडियन सिविलाइजेशन है, ये पता चलता है कि कॉन्टीन्यूटी के अंदर, यानी जो मॉडर्न हिंदू कल्चर है ख़ास तौर पर नॉर्थ इंडिया में, यूपी, मध्य प्रदेश या दिल्ली के अंदर, इसके अंदर एक रब्त नज़र आ रहा है। इंडस वैली के अंदर कुछ अरसे के लिए ये रब्त टूट जाता है, ख़ास तौर पर जब मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बारे में आज तक आर्कोलॉजिस्ट या हिस्टोरियंस वाज़े तौर पर नहीं समझ पाए कि यहाँ हुआ क्या था। तो ये कुछ बुनियादी फ़र्क भी है, कुछ डिस्टिंक्शंस हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में और गंगना जमनी तहजीब जो इंडियन सिविलाइजेशन है। तो इस सब के बावजूद ये बात पाकिस्तान में बहुत से हिस्टोरियंस के लिए, इंटेलेक्चुअल्स के लिए, मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए हैरत का बायस है कि पाकिस्तान क्यों नहीं ओन करता अपनी इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को, अपनी इस शानदार हज़ारों साल पर मुहीत तहजीब को, जो काफ़ी हद तक जो आज की इंडिया की सिविलाइजेशन है, आज की जो गंगना जमनी तहजीब है, इस पर भी वाज़े तौर पर इंडस वैली सिविलाइजेशन ने इसको बहुत कुछ दिया है। जिस तरह हमने कुछ आपके सामने फैक्ट्स भी रखे। तो ये बहुत बड़ा एक डायलेमा है, बल्कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि यहाँ स्टेट लेवल पर कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन को ओन नहीं किया गया। अब बिलावल भुट्टो जरदारी, उनसे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं हर किसी के, लेकिन एटलीस्ट वो इस बात का अगर शऊर रख रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पाकिस्तान ही है, तो ये हम खुशाइन बात ही कह सकते हैं। अगर ये बात स्टेट लेवल पर भी ट्रांसलेट हो जाए तो ये बहुत बड़ी एक हिस्टोरिकल एक अचीवमेंट होगी, हिस्टोरिकल तौर पर बड़ा दुरुस्त फैसला होगा। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के हवाले से किया गया वीलॉग रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके सामने हमने पेश किया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।